एएमयू के 16 प्रोफेसर्स की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके अलावा तकरीबन 20 नॉन टीचिंग स्टाफ भी कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। डीएम के मुताबिक जिन प्रोफेसर्स की मौत हुई है उनमें से ज्यादातर ने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली थी, जबकि सभी 45 साल से ज्यादा उम्र के थे। आज के मुद्दा में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, जहां बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्त अहमद साहब, स्टार इमेजिंग के डायरेक्टर डॉक्टर समीर भट्ट साहब, जबकि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे ओल्ड बॉयज स्टूडेंट एसोसिएशन के साबिक सदर इरशाद अहमद साहब। अगर ये लोग वैक्सीन लगवा लेते, खुद को वैक्सीनेट करा लेते, तो शायद इनकी जान बच जाती। कितना इत्तेफाक रखते आप? आमतौर पर अगर ये कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन ना लगवाने की वजह से ऐसा हुआ है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि महज एक इत्तेफाक है कि अल्लाह का हुक्म हुआ और सारे लोग उसी वक्त गुजर गए। कुछ हम नहीं कह सकते, ये बड़ा अजीब दौर है, दुनिया बदल चुकी है और ये जो पेंडेमिक है इसका कुछ सिरा पता नहीं लग रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ये खत्म होगा, अगले दिन कौन बचता है कौन नहीं बचता है, नोबडी नोज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कुछ आवाजें ऐसी भी आ रही हैं कि सियासत की जा रही है। कहा जा रहा है कि भाई खामियां हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर खामियां हैं, इलाज बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक वजह रही है। वैक्सीन नहीं लगाने की के बावजूद भी इतनी मौत नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ पे बात करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि वहाँ पे बहुत सारी मौतें ऐसी भी हुई है जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और बहुत सारे लोग तो गेट के बाहर उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता रहा। 2-3 टीचर तो ऐसे थे जिनको वो बेड भी नहीं दे पाए और गेट के बाहर ही उनका इंतकाल हो गया। क्या नया वेरिएंट जो है, नया वायरस का जो नया वेरिएंट है, क्या वो भी मौजूद है इस वक्त? इसको लेकर हमें कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है और इस पर रिसर्च करने की भी जरूरत है। डॉक्टर समीर भट्ट साहब, देखिए, जिस तरह से हम सुन रहे हैं नई तरह के वेरिएंट्स आ रहे हैं, नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, वायरस अपना रूप बदलता रहता है। पर अभी जैसा भारत में देखा गया, भारत में ज्यादातर अधिक एक तो डबल म्यूटेंट को काफी हद तक देखा गया और एक यूके म्यूटेंट है उनको देखा गया है। फिलहाल मैं पढ़ रहा था इसमें जो इनके सैंपल्स भी गए थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, फर्दर टेस्टिंग के लिए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में पाया गया कि ये जो अभी भारत में मतलब जो म्यूटेंट सबसे ज्यादा कॉमन चल रहा है, एग्जिस्टिंग म्यूटेंट, वही है, कोई नया अलग तरह का कोई म्यूटेंट नहीं मिला है जितना मैंने अभी जो मैं अपडेटेड हूँ उस बारे में। जो करंट म्यूटेंट्स है वही देखे गए हैं इनके अंदर। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब 300 जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पीएम को खत भी लिखा है कि नए वेरिएंट पर वक्त रहते हैं हमें रिसर्च करनी चाहिए। ये उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि अगर नया वेरिएंट फल फूल जाता है या मौजूद हो जाता है, विकसित हो जाता है यहाँ पर, तो बहुत बड़ी तबाही होगी। जी बिल्कुल, देखिए जो नया म्यूटेंट है उसकी स्टडी करने के लिए क्या होता है, आपका जब ट्रांसमिशन अभी हमने देखा है कि नवंबर दिसंबर के बाद एकदम से ट्रांसमिशन संक्रमण यूके के अंदर काफी ज्यादा चल रहा था। उसके बाद देखा गया कि जो यूके वाला वेरिएंट था वो यहाँ पर भी देखा गया, हिंदुस्तान के अंदर भी यूके वाला वेरिएंट देखा गया। बट अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वो तो स्टडीज चलती रहती है, हमारे जो सैंपल्स होते हैं उन्हीं सैंपल्स में से जाते हैं, उनका फर्दर प्रशिक्षण होता रहता है। वो वाली बात तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सब में ही फिलहाल सेम है, चाहे वो यूके वाला वेरिएंट हो चाहे डबल म्यूटेंट हो। सबसे महत्वपूर्ण होता है कोई भी म्यूटेंट हो, अगर टेस्ट आपका पॉजिटिव है तो उसमें टाइम से अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो फिर कई बार हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है और आईसीयू की बेड की जरूरत पड़ती है। तो सबसे ज्यादा इस बीमारी में सबसे महत्वपूर्ण देखा गया है कि हम जितना जल्दी टाइम से डायग्नोज कर लें और जितना जल्दी टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो बहुत हद तक इसमें बचाव है। और काफी हद तक हमने देखा भी है, इवन डॉक्टर्स में भी हमने देखा है जिनको वैक्सीनेशन हो गया है, हमारा हेल्थ केयर स्टाफ भी जिसमें वैक्सीनेशन हो गया है, उनके अंदर भी री इन्फेक्शन पाया गया है कि दोबारा इन्फेक्शन या संक्रमण तो वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है, पर उनमें हमने बीमारी की गंभीरता नहीं देखी है और ना ही उनको हॉस्पिटलाइजेशन तक जाने की जरूरत पड़ी। उनमें हल्के फुल्के सिम्टम आए और वो ठीक हो गए। तो बस इसमें महत्वपूर्ण जानना ये जरूरी है कि देखिए वो जो वेरिएंट्स हैं नई तरह के, इनके ऊपर तो स्टडीज होती रहेंगी और नए वेरिएंट्स आते रहेंगे। वो जब तक आते रहेंगे जब तक हमारा काफी आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन जाएगी, तब तक जो ये वायरस है ये इस तरह से म्यूटेट करता रहेगा और नए नए तरह के म्यूटेंट्स आते रहेंगे। तो उनके ऊपर स्टडी चलना वो तो चलती रहेगी, बट अभी फिलहाल पैंडेमिक में, महामारी में महत्वपूर्ण ये हो जाता है
कि जल्दी से लक्षणों को पहचान के उनको ट्रीट किया जाए प्रोएक्टिवली, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट को रोका जाए, और साथ ही साथ जो ये वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम है ये बहुत स्पीड से चलता रहे। इतने बड़े बड़े प्रोफेसर कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, कितना बड़ा नुकसान देखते हैं आप? बिल्कुल सही आपने फरमाया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और मैं शुरू में आपसे मैं कह रहा था ये एक जांच का सब्जेक्ट है, इस पर थरो रिसर्च होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, और आगे ये जो है इसकी एहतियात रखी जाए। और इसी वजह से मेरे ख्याल से जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आए हैं, उन्होंने विजिट किया था, क्योंकि वो भी काफी वरीड हैं। तो हर इंसान इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए वरीड है कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हो गया। डॉक्टर समीर भट्ट साहब, आपसे मेरा सवाल है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि नया म्यूटेंट आने वाला है या आ चुका है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, और अगर नया म्यूटेंट आ चुका है तो ये कितना खतरनाक है? तीसरी वेव की बात कही जा रही है, कहीं ये उसी की अलामत तो नहीं है? देखिए, इसमें एक बार ये हमें समझ लेना जरूरी है कि जो ये वायरस है, ये वायरस म्यूटेट करता रहता है। मतलब सरल भाषा में समझे तो ये अपना स्वरूप बदलता रहता है। तो अब इसमें क्या है कि बहुत सारे ये म्यूटेट हो चुका है, मतलब बहुत बार ये अपना स्वरूप बदल चुका है। पर अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि कौन से वाला म्यूटेंट या कौन से वाला स्ट्रेन नया खतरनाक है। अब इसमें देखिए, फिलहाल अगर अभी हम वर्तमान समय की बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा अभी चल रहा है, एक तो डबल म्यूटेंट के बारे में जैसा आपने सबने सुना होगा, एक है हमारा यूके वाला म्यूटेंट। ये दो अभी सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसके अलावा भी और सब है, पर इनके ऊपर पाया गया है कि ये अधिक संक्रामक है, मतलब ये फैलते ज्यादा तेजी से हैं। इसका अगर कोई भी नया म्यूटेंट आता है तो उसमें तीन चीजें देखी जाती है। क्या ये संक्रामक है, तेजी से फैलता है, या ये अधिक जानलेवा है, नंबर 2। नंबर 3, क्या ये हमारी वैक्सीन पे काम करेगा या नहीं। तो फिलहाल जिस तरह के अभी जो दो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में देखे गए हैं, ये फैलते ज्यादा हैं। इस पे ये नहीं माना गया ज्यादा कि ये जानलेवा, ये फैलते तेजी से हैं, बहुत तेजी से, पहली बात। और वैक्सीन का इसके ऊपर अभी तक जितनी रिसर्च हुई है, इनका इफेक्ट देखा गया है दोनों तरह के म्यूटेंट्स का। और थर्ड वेव एक अलग, आपको क्या लगता है जो अलीगढ़ में ये मौतें हो रही हैं कोरोना की वजह से, ये पुराने जो वायरस का हम जिक्र करते हैं बार बार, उसी की वजह से हुई है या ये कुछ अलग मामला है? हाँ, देखिए, इसके अंदर जितना मैंने अभी पढ़ा था, इसमें जो भी वहां पर जिस तरह की कैजुअलिटीज हुई हैं, उनका फर्दर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स गया था, क्योंकि वो पॉजिटिव टेस्ट हुए थे। उन्हीं पॉजिटिव सैंपल्स को फर्दर जीनोम सीक्वेंसिंग, आगे एडवांस टेस्ट होता है जिसमें पता लगाया जाता है कि ये वाला जो म्यूटेंट है ये वही है या कोई नया म्यूटेंट है। तो जो मैंने पढ़ा था उसमें बताया गया, ये लिखा हुआ था कि ये वही वाला म्यूटेंट है जो अभी फिलहाल हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। फिरोज साहब, आप चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के। जाहिर सी बात है कि जब अलीगढ़ में इस तरह के हालात पैदा हुए हैं तो दूसरे लोग भी सतर्क हो गए होंगे। ऐसे में किस तरह के एहतियात मानू के अंदर बरती जा रही है? पूरी एहतियात वहाँ पर भी बरती जा रही है। बाकायदा वहाँ पे रोजाना इस चीज का छिड़काव होता है ऑफिस वगैरह के अंदर, जो सैनिटाइजर है, सैनिटाइज किया जाता है काफी चीजों को। तो ये एहतियात तो वहाँ बरती जा रही है, लेकिन ये है कि सबसे जो बड़ी एहतियात है वो तो यही है कि जो शुरू में हमने सीखा था वजीर आजम साहब से कि हम डिस्टेंस रखें, हम मास्क पहने, हम जो है बार बार हाथ धोएं। जब तक ये काम नहीं होगा, बाकी ये सब चीजें ये समझिए बात की बातें हैं। और डॉक्टर साहब ने भी इन चीजों की एहतियात के लिए कहा है। तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ मानू यूनिवर्सिटी में बल्कि हर यूनिवर्सिटी में इस बात का ख्याल रखा जा रहा है, जितना भी कर सकते हैं किया जा रहा है। डॉक्टर समीर साहब, आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेशन जो ड्राइव चलाई जा रही है और कई रियासतों से, कई स्टेट से ये खबरें आ रही हैं कि भाई हमें प्रॉपर मिकदार में जो वैक्सीन मिलनी चाहिए तादाद में वो नहीं मिल पा रही है, इसकी वजह से लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है? देखिए, अभी क्या हुआ है, मौजूदा हाल की अगर हम बात करें तो हमारा जो 18 वाला हमारा ग्रुप था वो तो चल ही रहा था वैक्सीनेशन ड्राइव, और बीच में हमारी ये जो दूसरी वाली लहर है ये भी काफी खतरनाक तरीके से आ गई। तो जो ड्राइव ठीक तरीके से चल रहा था वो कहीं ना कहीं
डिस्टर्ब हुआ है, बिल्कुल सही बात है। वैक्सीनेशन में पहले हेजिटेंसी चल रही थी, बट अब डिमांड काफी बढ़ गई है। जो हमारे 18 साल वाला ग्रुप है, उन लोगों में तो वैक्सीन की काफी ज्यादा अवेयरनेस है और वो अपनी तरफ से भी काफी ज्यादा रजिस्टर्ड करके और सामने आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो हम वैक्सीन का अभी हमारी डिमांड की बात करें, वो काफी बड़ी है। अवेलेबिलिटी नो डाउट थोड़ी कम है, कंपैरेटिवली काफी कम है। अभी प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो कोवैक्सीन है हमारी इंडिया की वैक्सीन है, जो कोवैक्सीन के लिए अभी उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, मतलब और भी एक कंपनी को भी शामिल किया गया है जो वो वैक्सीन बना रही है, और इससे उसका जो है जाहिर है प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ जाएगा। कोविशील्ड का भी प्रोडक्शन काफी बड़ा है। स्पुतनिक तो आई गई है, और एक जॉनसन एंड जॉनसन जिसकी सिंगल डोज की सिर्फ वैक्सीन होगी, तो वो भी भारत में जल्दी ही आने वाली है। तो उस तरह से जब काफी सारी वैक्सीन आ जाएगी, प्रोडक्शन भी बढ़ गया है, तो मुझे लगता है जो स्पीड अप है वैक्सीन की ड्राइव है काफी हद तक आगे बढ़ जाएगी। अब स्पुतनिक वी आ गई, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन आ जाएगी, फाइजर आ जाएगी। ऐसे में आपको लगता है कि तीसरी लहर जब आएगी उससे पहले हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे? कितना बड़ा चैलेंज होगा ये? हाँ देखिए, एक तो इसके अंदर अभी जो कोविशील्ड है, हमारी कोविशील्ड भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, जो आपका एस्ट्राजेनिका के साथ जिसका टाई अप है, बट मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही चल रही है। प्रोडक्शन उसका काफी ज्यादा बढ़ ही गया है। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि कोवैक्सीन को एक और कंपनी बना रही है अभी, और भी जो भी भारतीय कंपनी है, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन तो काफी बढ़ गया। और दूसरा, हमने अपना 18 साल वाले ग्रुप को भी शामिल कर लिया है, और अभी काफी सारे लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ है, तो वो भी एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी होती है ना। और जो कोविशील्ड का गैप भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है, तो वो भी बीच का एक टाइम मिल रहा है। तो ये सब पॉलिसीज और एसओपीज के साथ संभवतः हमारी जो ये आपकी ड्राइव है ये तेज होगी, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, और हम शायद थर्ड वेव से पहले इसको पूरी तरह से काफी लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। ये अच्छी बात है कि हम तैयार हैं। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस मौजू पर बात करने के लिए।